हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पावर है राष्ट्रपति शासन की, यह राष्ट्रपति को दी गई है और ये आपातकालीन शक्तियों में आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आपातकालीन प्रावधान के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में जो आपातकालीन प्रावधान है उनका उल्लेख संविधान के भाग 18 में है और इसका उल्लेख अनुच्छेद के 352 से 356 तक है। दोस्तों, यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं कि देश में आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, तो 18वें भाग के, और कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि भाई आपातकालीन प्रावधान लगाए क्यों जाते हैं, तो इसका एक कारण है कि भारत में शासन व्यवस्था को संघात्मक स्वरूप प्रदान किया गया। संघात्मक स्वरूप मतलब केंद्र और राज्यों को शक्तियाँ दी गई है, लेकिन राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता बनाए रखने के लिए आपातकालीन प्रावधानों को भी जोड़ा गया है। मतलब अगर देश पर संकट आ जाए, कोई आक्रमण कर दे या गृह युद्ध की स्थिति हो जाए, तो एकता अखंडता खतरे में आती है। तो इस दौरान कुछ इमरजेंसी पावर भी दी गई है। तो वो पावर, इनका उल्लेख है अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 352 से 360 तक और भाग 18 में। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पावर राष्ट्रपति को दी गई है। तो हम लोग बात करें, भारत में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भारत में आपातकालीन शक्तियों के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? जर्मनी के संविधान से। और इसमें राष्ट्रपति को आपातकाल से निपटने के लिए विस्तृत अधिकार दिए गए। मतलब राष्ट्रीय जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो कौन यूज़ करता है? राष्ट्रपति यूज़ करता है। तो इस भाग में कौन से भाग में? 18 भाग में, भाग 18 में निम्नलिखित 3 प्रकार के आपात प्रावधानों का उल्लेख है। मतलब राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियां दी गई है। कौन कौन सी? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। इन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड क्लास और इसकी क्विज दोनों यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दी गई है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसका पहले अच्छे से क्लास देखिएगा, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के फैक्ट्स भी डाले गए हैं और क्विज में प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के क्वेश्चन भी है, पूरा यूपीएससी से लेकर स्टेट पीएससी तक। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में, कंप्लीट जो यूपीएससी तक कैसे क्या पूछा जाता है, पूरा डिटेल स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, तो वो है अनुच्छेद 356। अब क्यों लगाया जाता है? यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या फेल हो जाए, है ना, तो राष्ट्रपति शासन स्थापित किया जा सकता है। अब आपका क्वेश्चन रहेगा संवैधानिक तंत्र क्या होता है? तो दोस्तों, कोई भी जो राज्य है या देश है वो संविधान के अनुसार चलता है। संविधान मतलब नियम, कायदे, कानून। तो कोई भी राज्य संविधान के अनुसार चलेगा। अगर कोई राज्य संविधान के अनुसार नहीं चले, अपनी मनमानी करे भारत में, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। या किसी दल को बहुमत ना हो, राज्य में कोई भी दल, राजनीतिक पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, तो वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है राज्यपाल के प्रतिवेदन। दोस्तों, प्रतिवेदन को इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्ट। आप सबको मालूम होना चाहिए। रिपोर्ट लिखता तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलता है, लेकिन एग्जाम में कई बार हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रतिवेदन लिखा आता है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। राज्यपाल के प्रतिवेदन या रिपोर्ट अथवा बिना राज्यपाल के रिपोर्ट के भी राष्ट्रपति को संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना प्राप्त हो तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इजी वर्ड्स में क्या बात करें कि अगर राष्ट्रपति को किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना, मतलब अगर सरकार मनमानी कर रही है, राज्य सरकार, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार सिफारिश कर सकती है, लेकिन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति ही प्रयोग करेगा। अब अगला पॉइंट बात करें तो राष्ट्रपति शासन लग जाने पर विधानसभा भंग की जा सकती है अथवा उसे निलंबित किया जा सकता है। कंडीशंस पर डिपेंड करेगा क्या होता है। और इसका आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन है उससे संबंधित 2 और अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अनुच्छेद 355 और एक है अनुच्छेद 365। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 355 के तहत संघ सरकार, जो संघ सरकार, संघ मतलब केंद्र,
संघ सरकार का ये दायित्व है कि वह 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी तक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीएससी और यूपीएससी, ये ध्यान रखिएगा। वह राज्य की बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करें, दूसरा पॉइंट, आंतरिक शांति बनाए रखें, और तीसरा, राज्यों में संविधान की पालना हो यह सुनिश्चित करें। तो ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका है कि अगर राज्य पर कोई आक्रमण हो तो उसकी सुरक्षा करना कर्तव्य है। आंतरिक शांति मतलब अगर गृह युद्ध की स्थिति न हो, जैसे किसी स्टेट में ऐसा नहीं हो कि हद से ज़्यादा दंगे हो रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो वो भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे, ये भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अगर ये तीनों नहीं है तो आप केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। इन तीनों प्रावधानों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये अनुच्छेद यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों, एक तो अनुच्छेद 355 बता दिया, और 365 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, 365 के तहत संघ सरकार, संघ मतलब केंद्र, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार को शासन व्यवस्था से संबंधित निर्देश दे सकती है। यदि राज्य आदेशों की पालना न करे तो यह संविधान का उल्लंघन माना जा सकता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का उल्लंघन माना जा सकता है। इसके आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के आधार पर बता देता हूँ। जैसे अभी कोरोना संकट बहुत चल रहा था, तो अभी इस कंडीशन में अगर कोई गवर्नमेंट जो कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राज्य सरकार में हालात बेकाबू हो जाए, तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार दखल दे सकती है। अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार का कहना नहीं माने तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मतलब अगर केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन भी न करे तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन एक्सट्रीम हो जाने पर, कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रतिकूल हो, तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद केंद्र सरकार न्यायिक कार्य, जो जुडिशियल वर्क होता है पूरा, जो कोर्ट का काम होता है, जैसे हाई कोर्ट है, न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के सभी कार्य अपने हाथ में ले लेती है। मतलब जो राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उस दौरान क्या होगा, जो सीएम वगैरह होंगे वो पूरे शक्तिहीन हो जाएंगे, उनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि विधानसभा निलंबित हो जाती है। ठीक है, तो सीएम का कोई पद ही नहीं रहता, सभी कार्य किसके हाथ में चले जाते हैं, केंद्र सरकार के हाथ में चले जाते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लग जाने पर 2 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद संसद से कितने समय में अनुमति लेनी होती है, तो यह 2 महीने होगा। दोस्तों इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, याद रखिएगा। 122 इसमें क्या है, एक तो है अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल, एक है अनुच्छेद 356 और तीसरा है अनुच्छेद 360। तो यह है राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद संसद से 1 माह में अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद संसद से 2 माह में अनुमति लेनी होती है, और वित्तीय आपातकाल लगने के बाद संसद से 2 माह में अनुमति लेनी होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगने के बाद संसद से 2 माह में, 122 से आपको याद रहेगा तीनों शक्तियों के बारे में। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह अनुमति संसद द्वारा साधारण बहुमत से दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल में मैंने आपको बताया था विशेष बहुमत से अनुमति दी जाएगी, अनुच्छेद 352 का जो विशेष बहुमत से, जबकि राष्ट्रपति शासन है वो संसद साधारण बहुमत से दे सकती है। मतलब लोकसभा राज्यसभा से पारित होना पड़ेगा ये प्रस्ताव, साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर अनुमति लेनी पड़ेगी, और एक बार अनुमति मिल जाने पर 6 माह तक राष्ट्रपति शासन जारी रह सकता है। मतलब एक बार आपने संसद से प्रस्ताव पारित कर दिया तो 6 माह तक अगले वह राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा, और इस प्रकार हर 6 माह में आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई कितने समय तक राष्ट्रपति शासन जारी रह सकता है, तो उससे पहले एक पॉइंट डिस्कस कर लें। दिल्ली व पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 239 ए और 239 बी के तहत लगाया जाता है। इसका अलग से अनुच्छेद है, 70वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ये। ठीक है, 1992 में जोड़ा गया था। तो ये 239 ए और 239 बी के तहत लगाया जाता है। अब राष्ट्रपति शासन हर 6 माह में अनुमति लेनी है, तो मैक्सिमम कितने समय तक है, तो किसी भी राज्य में अधिकतम 1 वर्ष तक लगाया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में बढ़ाकर 3 वर्ष किया जा सकता है। तो यहाँ मैक्सिमम कितना हो गया, 3 वर्ष। कि भाई आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक, तो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और 3 वर्ष
कौन सी परिस्थितियां हैं दोस्तों? दो परिस्थितियां हैं। एक है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तो उस कंडीशन में चुनाव होंगे नहीं, या जो भी होगा तो वो वो उस कंडीशन में सरकार बहाल नहीं हो पाएगी, तो वो राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। और साथ साथ अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग अगर ये लिख कर दे कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव करवाना संभव नहीं, जैसे अगर कहीं किसी राज्य में हिंसा हो जाए या आतंकवाद से पीड़ित हो, एग्जाम्पल पंजाब का अपन ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो भी राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। यहाँ एक ये भी क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में। और राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अब हम लोग बात करें, पहली बार 1951 में पेप्सू मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ये पहले पंजाब हरियाणा एक ही थे, तो पेप्सू में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1951 में। दोस्तों यहाँ इस एक ही लाइन में दो क्वेश्चन बने हैं। एक तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1951 में। और कहाँ लगा? पेप्सू में, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पंजाब हरियाणा का जो भाग है वो था। दोस्तों अभी रिसेंटली एक आरटीआई लगाई थी, इसके तहत अब तक भारत में 125 बार और उससे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, क्योंकि अभी 2-3 बार अभी राष्ट्रपति शासन लगा था, तो 125 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है भारत में अब तक। तो अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेंगे। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, ठीक है, जो पंजाब है आतंकवाद से पीड़ित था 70-80 के दशक में, तो उस वक्त लगभग 3000 दिन, तो काफी टाइम तक राष्ट्रपति शासन था। ये क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में था? तो वो है पंजाब। और सर्वाधिक बार मैक्सिमम टाइम्स कहाँ लगा राष्ट्रपति शासन? तो वो है अपने यूपी उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा था सर्वाधिक बार। कहीं में मणिपुर है, कहीं में बिहार है, तो वो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। बिहार में 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा, केरल, मणिपुर, ओडिशा में 8 बार लगा है। ठीक है दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य है, 2 ऐसे राज्य जहां तक अभी कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है दोस्तों। तो ये 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां अब तक कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, बाकी सब में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं, अभी वर्तमान में भारत में राज्य कितने हैं? 28 राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, डाटा चेंज होते हैं तो अपडेट रहिएगा सब में। दोस्तों अगर आपने राम ई गुरुकुल का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ क्विक अपडेट और करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए फेसबुक पेज फॉलो करें जो राम ई गुरुकुल के नाम से ही है, और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके PDF नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के प्रभाव के बारे में, कि क्या प्रभाव पड़ेगा अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए। तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के साथ ही राज्य मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। मंत्रिपरिषद भंग होने का मतलब क्या है? सीएम शक्तिहीन हो जाएंगे, सीएम बर्खास्त हो जाएंगे और राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती है, जिसका प्रयोग कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी दोस्तों, प्रयोग करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रयोग करेगी, राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां आएगी लेकिन प्रयोग करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रतिनिधि कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी से लेके स्टेट पीएससी और लोअर लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम है एसएससी सीजीएल, तो उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 357 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 357 के तहत संसद के सत्र में ना होने पर भी राष्ट्रपति राज्य हेतु आवश्यक अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि केंद्र में जो सेंटर है, केंद्र में जो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा केंद्र के लिए अध्यादेश जारी करता है, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 123 में। राज्य में अध्यादेश जारी करेगा राज्यपाल।
ठीक है। तो अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी करने उसका उल्लेख है अनुच्छेद 213 में। 1-2 को इंटरचेंज कर दें, ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है और उस कंडीशन में अगर वहां कोई कानून बनाना है तो वो अनुच्छेद काम आएगा, अनुच्छेद 357। तो दोस्तों अनुच्छेद 357 में राष्ट्रपति राज्यों के लिए, किसी राज्य के लिए जहां राष्ट्रपति शासन है उसके लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आपको 3 अनुच्छेद ध्यान रखने हैं दोस्तों, एक अनुच्छेद 123, एक 213 और एक अनुच्छेद 357। तो आपको याद करने का ट्रिक भी बता दिया कि भाई 123 में आप 1 और 2 को इंटरचेंज कर दो तो राज्य का आ जाएगा, और 357 राष्ट्रपति शासन के दौरान का है, ठीक है दोस्तों। अब एक दोस्तों यूपीएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एसआर बोमई वाद हुआ था 1993 में। इसमें क्या हुआ कि भाई 1992 में जैसे 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, तो इस दौरान क्या है कि केंद्र में थी नरसिम्हा राव की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो उन्होंने बीजेपी शासित जितने भी राज्य थे उनको सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। तो सभी राज्य सरकारों पर लगा दिया, जो कि सही नहीं था। तो इसी से रिलेटेड ये एसआर बोमई वाद था। तो 356 के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए। क्या दिशा निर्देश थे कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो उसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए, ना कि द्वेषपूर्ण। ये ध्यान रखिएगा कि संवैधानिक तंत्र विफल हो। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा तो कई बीजेपी सरकारों में उसका कोई रोल नहीं था, यूपी सरकार को बर्खास्त किया वो एक वाजिब है, लेकिन अन्य सरकारों को बर्खास्त किया जाना वाजिब नहीं था। इस कारण से ये फैसला आया। और इसके साथ साथ इस फैसले में क्या था, संवैधानिक तंत्र विफल होने के स्पष्ट प्रमाण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार आरोप लगाकर राष्ट्रपति शासन लगा दे, और ये प्रमाण ऐसे होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति समझ सके। दुर्भावनावश 356 का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया था, जो एसआर बोमई वाद से फेमस है, ठीक है। और इसके साथ साथ जब तक राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन संसद द्वारा नहीं किया जाता, संसद द्वारा कितने महीने के भीतर किया जाना चाहिए, 2 महीने के भीतर। जब तक संसद द्वारा नहीं किया जाएगा तब तक विधानसभा को भी भंग नहीं किया जाए। तो यह भी एक निर्णय था। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय का, वो ये था कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि बहुमत का निर्णय विधानसभा में हो, ना कि राजभवन में। मतलब अगर सरकार कोई अल्पमत में है तो उसका निर्णय विधानसभा में किया जाना चाहिए, न कि राजभवन में विधायकों की परेड कराकर। तो दोस्तों ये एसआर बोमई वाद से संबंधित है, इसका ध्यान रखिएगा यूपीएससी और स्टेट पीएससी के स्टूडेंट्स। अब एक और पॉइंट है कि भाई राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी इसकी। और इसका मतलब ये न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू मतलब अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो उसका न्यायपालिका उसके मामले में सुनवाई भी कर सकती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के निर्णय को बदला है कि भाई अगर केंद्र सरकार ने द्वेषपूर्ण आकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया किसी राज्य में, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर वह राष्ट्रपति शासन को हटाया भी है। अगला पॉइंट दोस्तों, यदि न्यायालय को लगता है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया है तो न्यायालय राज्य की मंत्रिपरिषद और विधानसभा को पुनः स्थापित कर सकता है। जैसा मैंने बताया कि भाई कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा हटाया गया और वापस वह सरकार बहाल की गई। अगला पॉइंट, यदि लोकसभा चुनाव में किसी अन्य दल की विजय होती है जो केंद्र सरकार के से अलग है, इस आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। यह भी ध्यान रखिएगा। मतलब केंद्र सरकार स्वतंत्र नहीं है कि वह चाहे जहां राष्ट्रपति शासन लगाए। अगर संवैधानिक तंत्र का दुरुपयोग हुआ है, संवैधानिक तंत्र विफल है, तो ही आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संवैधानिक तंत्र अगर विफल होगा तो ही राष्ट्रपति शासन लगेगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास के बाद दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस क्लास से रिलेटेड जो राष्ट्रपति शासन है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्विज भी तैयार की है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो आप जरूर देखें, आपकी तैयारी का एनालिसिस हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।